पार्ट 2 वसीयत। उधर आचार्य चूड़ामणि की आंखें उल्टने लगीं। मैंने तत्काल बुधई और लालमणि को बुलाकर आचार्य को भूमि पर उतारा। इधर मैंने उनके मुख में गंगाजल डाला, उधर आचार्य के प्राण महायात्रा पर निकल पड़े। बुधई को उनके कमरे में छोड़कर मैं लालमणि के साथ नीचे वाले बड़े हाल में आया। कागज का पुलिंदा मेरे हाथ में था। लालमणि ने पूछा, यह कैसे कागज हैं, जोशी जी? यह तुम्हारे पिता की वसीयत है और तुम्हारे पिता के कथनानुसार इसी समय से लागू हो जाती है, तो इसे पढ़ना आवश्यक है। हाँ, बुधई ने बताया था कि सब रजिस्ट्रार साहब को पिताजी ने बुलाया था। लालमणि बोला, एक छोटी सी भूमिका अपने संबंध में, फिर वसीयत में कार्यान्वयन के अनुच्छेद आरंभ हो गए थे। पहला अनुच्छेद इस प्रकार था, मैं चूड़ामणि मिश्र आदेश देता हूँ कि मेरा अंत्येष्टि संस्कार सनातन धर्म की प्रथा से हो, और अपने अंत्येष्टि संस्कार के लिए मैंने 50,000 की रकम अपनी अलमारी में अलग निकाल रखी है, जो क्रिया कर्म का व्यय काटकर मेरा अंत्येष्टि संस्कार करने वाले को मिलेगी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे दोनों पुत्र अधर्मी और नास्तिक हैं। वैसे मेरा अंत्येष्टि संस्कार करने का उत्तरदायित्व मेरे ज्येष्ठ पुत्र लालमणि पर है, लेकिन मेरा आदेश है कि मेरा अंत्येष्टि संस्कार वही कर सकता है जो यज्ञोपवीत धारण किए हो और जिसके सिर पर शिखा हो। यदि मेरे ज्येष्ठ पुत्र में यह शर्त नहीं होती, तो नीचे लिखी नामों की तालिका के अनुसार प्राथमिकता के क्रम से यज्ञोपवीत और शिखा धारण करने वाला ही मेरा अंत्येष्टि संस्कार कर सकेगा। मैं पढ़ते पढ़ते रुक गया। लालमणि की ओर देखकर मैंने पूछा, क्यों चिरंजीव लालमणि, तुम्हारी छोटी बोटी है कि नहीं? और यज्ञोपवीत पहनते हो या नहीं? कुछ उलझन के भाव से उसने कहा, छुट्टियां रख के कहीं स्टेट बैंक की मैनेजरी होती है, और जनेऊ हर दूसरे तीसरे दिन मैला हो जाता है, तो हमने पहनना ही छोड़ दिया। तब तो 50,000 गए हाथ से, तुम अंत्येष्टि संस्कार के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बाद नीलमणि का नंबर है, उसकी भी न चोटी है न जनेऊ है। यह जो तीसरे नंबर पर हमारा चचेरा भाई है जगतपति मिश्र, राज ज्योतिषी, यह निहायत झूठा और आवारा है। ग्राहकों को फंसाने के लिए इसकी एक बलिष्ठ की चोटी लहराती है और झूठी कस्में खाने के लिए मोटा सा जनेऊ पहने है। जगतपति मुझसे भी एक बार 5 रुपए ऐंठ ले गया था, तो मैंने कुछ सोचकर कहा, लालमणि, हमारी सलाह मानो, तो तुम किसी नाई की दुकान पर तत्काल मशीन से अपने बाल छंटा लो, तो चौथाई या आधी इंच की चोटी निकल ही आएगी, और वहां से लौटते हुए एक जनेऊ भी लेते आना। मेरी बात सुनते ही लालमणि तीर की तरह बाहर निकला। लालमणि के जाने के बाद मैंने वसीयत का दूसरा अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु की सूचना तार या टेलीफोन द्वारा मेरी पत्नी जसोदा देवी, मेरे पुत्र लालमणि तथा नीलमणि, मेरी पुत्रियां सरस्वती, सावित्री और सौदामिनी तथा मेरे भतीजे जगतपति, श्रीपति और लोकपति को दे दी जाए। अन्य सगे संबंधियों को सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं। इन समस्त कुटुंब वालों की प्रतीक्षा 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक की जाए, इसके बाद मणिकर्णिका घाट पर मेरे शरीर का दाह संस्कार हो। मेरे 10वें के दिन समस्त सगे संबंधियों की उपस्थिति में मेरी वसीयत का शेषांश पढ़ा जाए। अब मुझे आचार्य चूड़ामणि मिश्र की वसीयत में दिलचस्पी आने लगी थी, लेकिन आचार्य की आज्ञा मुझे शिरोधार्य करनी थी, इसलिए वसीयत को तहकर मैंने अपनी जेब के हवाले किया। आचार्य प्रवर का भौतिक शरीर अगले 24 घंटों में बिगड़ने न पाए, मुझे इस बात की चिंता थी। सौभाग्य से लालमणि वाराणसी आ गया था और करीब आधे घंटे बाद वह चौथाई इंच लंबी चोटी धारण किए हुए नाई की दुकान से घर वापस आ गया। इस समय उसके कंधे पर एक मोटा सा जनेऊ भी लहरा रहा था। मैंने वसीयत का दूसरा अनुच्छेद उसे सुनाकर आदेश दिया कि वसीयत में बताए लोगों को तार या टेलीफोन से खबर कर दे, अपने चचेरे भाइयों के परिवार को बुला ले और एक सिल्ली बर्फ भी मंगवाकर आचार्य प्रवर का शरीर उस पर रखवा दे।
दूसरे दिन सुबह 9 बजे आचार्य जी की शव यात्रा मणिकर्णिका घाट के लिए रवाना होगी। मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे पहुंच जाऊंगा। कितनी शानदार शव यात्रा थी आचार्य चूड़ामणि की। मैं तो दंग रह गया था। वाराणसी के सभी धर्माध्यक्ष और पंडित सम्मिलित थे उसमें। शर्मा शर्मों कुछ नेता भी आ गए थे। जगतपति की आपत्तियों के बावजूद आचार्य की कपाल क्रिया उनके ज्येष्ठ पुत्र लालमणि ने की अपनी चोटी और यज्ञोपवीत के बल पर। 10वें के दिन जब घर शुद्ध हो गया, मैं आचार्य की वसीयत लेकर तीसरा भाग दूसरी वीडियो में